सीयूटी 2024 आपके लिए पहला एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है और एंट्रेंस एग्जाम को सही तरीके से अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपकी जो एकेडमिक जर्नी है वो इसी एग्जाम के ऊपर बेस्ड है। जितने अच्छे आप इसमें स्कोर करेंगे डेफिनेटली उतना ही कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है। अब जब भी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं ना उसमें जो चारों के चारों ऑप्शन आते हैं, मतलब जब मैंने अटेम्प्ट किया था मुझे पता नहीं क्यों हर बार ऐसा ही लगता था कि चारों के चारों जो ऑप्शन है ना चारों ही करेक्ट है। बट डेफिनेटली एक लॉजिक है जिसने मेरी हमेशा हेल्प किया और वही सेम लॉजिक आज आपकी इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। उस लॉजिक में दो खास बातें होती हैं। पहली जो चीज है वो ये है कि इंस्टिंक्ट को बिलीव मत करो। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये समझाती है कि अगर कोई ऑप्शन करेक्ट है तो वो करेक्ट क्यों है, और अगर कोई ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है तो वो इनकरेक्ट क्यों है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यानी कि इनकरेक्ट जो वर्जन है वो करेक्ट से भी ज्यादा मालूम होना चाहिए। बाय चांस मान लीजिए मेरे सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, बट उसमें जो दूसरा ऑप्शन है या तीसरा ऑप्शन है मुझे ये तो पता है कि ये इसके आंसर हो ही नहीं सकते। इस तरीके से अगर आप लॉजिक इंप्लीमेंट करोगे ना तो पेपर अटेम्प्ट करना आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं सीयूटी 2023 का जो अकाउंटेंसी पेपर आया था आज इस वीडियो में वो आप लोगों के लिए सॉल्व करने वाला हूँ। और मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ही सॉल्व करूंगा कि आपको किस तरीके से लॉजिक जो है एमसीक्यू को अटेम्प्ट करते हुए इंप्लीमेंट करने चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको क्लियर करूं, बट उससे पहले मैं ये भी आपको बताऊंगा साथ साथ कि क्या सही क्यों क्यों सही है और क्यों गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये एनटीए का ही एक वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया जो पेपर है ये वही है। ठीक है, तो ये 2023 में 20 जून को ये शिफ्ट 2 में हुआ था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से डायरेक्टली। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। हम हमारे पास ये जो आया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ पर गिवन है। इसमें लिस्ट 1 में कुछ आइटम्स हैं, मैच करते हैं, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिट रेशियो गिवन है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो एंड क्विक रेशियो, यानी सारा का सारा ये अकाउंटिंग रेशियोज का टॉपिक से आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो जरा। अब यहाँ पे लिस्ट 2 में हमारे पास जो टाइप ऑफ रेशियो थी चारों वो हमें दी गई हैं, चारों, हाँ चारों दी गई हैं। सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये जो है डेफिनेटली ये जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है इसको अगर हम लोग मैच करें तो लिस्ट 1 वाले लिस्ट 2 का पार्ट है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा किसका पार्ट है। अब आप देखना कि मैं बिना सिर्फ एक या दो देखकर ही करेक्ट आंसर इसमें किस तरीके से फिगर आउट कर सकता हूँ। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पहला वाला जो पॉइंट है वो मुझे आता है, दूसरा और तीसरा मुझे नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो का पार्ट है। डन। तो इट मींस कि ये जो ए पॉइंट है ना पहले मैं इसको ही देखूंगा। ठीक है, तो अब मुझे ये चेक कर रहा है कि जो ए पार्ट में क्या कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसमें डायरेक्टली 4 गिवन है, तो ये सिर्फ इन दो में गिवन है। तो इट सिंपली मींस कि ए मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ये मेरा आंसर नहीं है, ये तो मुझे पता चल चुका है। यानी कि आंसर जो है वो 3 और 4 के अंदर ही है। डन। अब इन दोनों के अंदर A4 और A4 दिया गया है, तो इट सिंपली मींस कि हमें एक और फिगर आउट करना है, एक कोई और ऑप्शन भी देखना है। ठीक है, तो डायरेक्टली उठाते हैं ऑप्शन डी। अब मान लो कि मुझे क्विक रेशियो पता है, वैसे तो मैं अभी आपको सारे आंसर दूंगा जरूर। क्विक रेशियो मुझे पता है कि क्विक रेशियो जो है वो लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्या इन दोनों में से कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें डी पे 2 दिया गया, तो यस मेरे पास इस ऑप्शन पे डी पे 2 दिया गया है। क्लियर हो गया? तो इट सिंपली मींस कि सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स को देखकर ही मैंने अपने करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि बाय चांस ऐसा कहीं और ना हो रहा हो, एक बार आप नजर जरूर मार लें। बट ये टाइम सेविंग टेक्निक है कि पूरा पूरा सॉल्व करने की बजाय सिर्फ आपको 2 या 3 भी मालूम हो तो भी आपका करेक्ट आंसर आ सकता है। चलो टैली करते हैं फटाफट। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है हमारी एक्टिविटी रेशियोज का पार्ट है, यानी कि बी का 3 होना चाहिए, सो दिस इज करेक्ट। एंड डेट इक्विटी रेशियो जो है वो सॉल्वेंसी का पार्ट है, तो सी का 1 होना चाहिए, सो दिस इज करेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन जो है इस केस में बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर इज 4, ऑप्शन 4। ठीक है, इसको टिक कर देते हैं, ऑप्शन 4। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, ओके ये सेम हिंदी वर्जन था, सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 2 अगेन सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दी गई है। सो कैपिटल रिजर्व और लिस्ट सेकंड जो हमें पार्ट दिया गया है वो मेन हमारे जो हेडिंग्स है बैलेंस शीट के वो हैं। और इसके बाद जो हमें इस तरफ लिस्ट 1 दी गई है इसमें कुछ आइटम्स दी गई हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है किसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल रिजर्व है, तो आपको पता है कि जो रिजर्व है वो किसका पार्ट है, वो रिजर्व एंड सरप्लस का है। तो ए का तो ऑप्शन डी हो गया, यानी कि ए का 4 है। तो ए का 4 यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है, तो इट मीन आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 के अंदर है, क्योंकि ए का 3 जो कि है करंट लाइबिलिटी वो नहीं हो सकता। क्लियर? तो हमें यहां से ये फिगर आउट हो जाता है कि हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 2 हैं जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, इन दोनों ऑप्शन को देखना ही बंद कर दो। क्लियर? आगे चलते हैं। लेट्स से कि मुझे अब सी को फिगर आउट करना है, मुझे शायद सी पता हो, मुझे हो सकता है कि बी और डी ना मालूम हो कि किसके अंदर आते हैं। ठीक है, इस चीज के चांसेस हैं। तो मान लीजिए कि 8% डिबेंचर, आपको पता है कि डिबेंचर जो है वो एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट। तो हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी है जो यहाँ दी गई है। तो सी का जो 2 है वो इस ऑप्शन पे गिवन है, तो इट सिंपली मींस कि हमारा जो इस केस में आंसर है दैट आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो
कि ये एक सिंपल टेक्निक है जिसमें टाइम सेव आप अपना कर सकते हो कि पूरे पूरे ऑप्शंस को देखने की बजाय सिर्फ आप दो कोई भी फाइंड आउट कर लीजिए, उससे आप करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा जो इससे अगला ऑप्शन है उसमें सी में 3 दिया गया तो ऑटोमेटिकली ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? तो ये एक और तरीका है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट और क्वेश्चन में भी इंप्लीमेंट इसको करके देखेंगे। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब लिस्ट वाला नहीं है, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो सबसे पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ। एक होता है सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक होता है टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है, लाइक क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। तो उस केस में आपको बता देता हूँ, एक आपकी बैलेंस शीट उसमें बनती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसमें बनता है, आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके अंदर बनता है। ठीक है, तो कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है वो टूल ऑफ एनालिसिस भी है और सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट भी है। और चौथी चीज जो उसमें बनती है दैट इज नोट टू अकाउंट्स। ये चार चीजें हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। पहला प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, बैलेंस शीट, नोट टू अकाउंट्स, कैश फ्लो। क्लियर हो गया? अब आता है टूल्स की तरफ। अब टूल्स के अंदर क्या क्या आता है? टूल्स के अंदर आते हैं आपके कोई भी एनालिसिस का पार्ट आता है, यानी ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, कंपैरेटिव एनालिसिस है और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये एनालिसिस भी है। ठीक है, तो अब इनमें से देखते हैं, लेट्स से कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले तो ट्रेंड एनालिसिस गिवन है, तो इट सिंपली मींस कि हाँ ये हमारे टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, टूल नहीं है एनालिसिस के लिए, तो ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगेन कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ओके, इसमें आंसर क्या देखना था? नॉट। ओके, तो इसमें हमें आंसर देना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल। ठीक है, तो इट मींस कि यहाँ पे तीन टूल हमें दिए गए हैं। तो पहला इज ट्रेंड एनालिसिस, थर्ड इज कैश फ्लो, ये भी है, कंपैरेटिव भी है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो आंसर बचा वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो मुझे लगा था कि आगे जाके ऑप्शंस में दिया होगा कि ABC कॉम्बिनेशन है, CD कॉम्बिनेशन, इस तरीके से मैं कॉम्बिनेशन की कोशिश, मुझे लगा ऐसा होगा, बट इसमें डायरेक्ट है। तो हमारे पास आंसर इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए आगे चलते हैं। Okay, so question number 4 is which of the following item are part of intangible non-current assets? So पहले क्लियर कर दूं, नॉन करंट एसेट्स के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज टेंजिबल, फिक्स्ड एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल दोज व्हिच कैन बी सीन एंड टच्ड लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। इनटेंजिबल आर दोज व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड व्हिच कैन नॉट बी टच्ड बट देयर प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस कैन बी फेल्ट। फॉर एग्जांपल गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, माइनिंग राइट है, रेसिपी राइट्स है। ठीक है, ट्रेडमार्क है, लोगो, ब्रांड, एवरीथिंग। ठीक है, चलो देखते हैं हमारे पास क्या क्या आंसर है यहाँ पे। सो पहले हमारे पास जो पेटेंट ऑप्शन है, अब हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला सिस्टम है। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। तो पेटेंट जो ए पॉइंट है वो डेफिनेटली हमारा इंटेंजिबल एसेट है। इट मींस कि आंसर जो है वो हमारा 1, 2 और 3 में है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्लियर? उसके बाद आता है फर्नीचर। तो फर्नीचर जो है वो एक टेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल नहीं है। तो फर्नीचर अगर इनमें से किसी में बी आ रहा है तो इट मींस कि अब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर हमारे पास बचा सिर्फ 2 एंड 3। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस दिया गया, तो ये हमारा इंटेंजिबल नहीं है, गुडविल और ट्रेडमार्क है। तो इट मींस कि अब सी जो है वो यहां पर आ रहा है, तो इट मींस दिस इज नॉट द आंसर। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड, ए, डी एंड ई। सो ए, डी एंड ई ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि है ऑप्शन 3। ठीक है, ये भी जस्ट एक ट्रिक है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कोई आंसर है तो वो क्यों है और कोई नहीं है तो वो क्यों नहीं है। ये दो चीजें क्लियर कर लोगे MCQ आपके टिप्स पे। चलिए आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज the following are the items appearing in the equity and liability side of the balance sheet। कोई इनमें से कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का पार्ट है? ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई हेडिंग सब हेडिंग डायरेक्ट नहीं दिया गया, यानी कि पूरी की पूरी जो लाइबिलिटी साइड है वो आपसे पूछी गई है। इट सिंपली मींस कि एसेट यहाँ पे पूछे ही नहीं गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट है, तो इट मींस ये तो पहली बात तो ये पार्ट है ही नहीं। तो जिस भी ऑप्शन में ए है सबसे पहले उसको हटा दो। तो ये दो हमारे आंसर नहीं हो सकते। इसके बाद आगे चलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी लाइबिलिटी में आता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज के अंदर आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो है ये हमारे एसेट्स का पार्ट है। जब भी एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन आएगा तो नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएगा तो इट इज योर नॉन करंट एसेट। तो ई भी हटा देते हैं, सो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। तो आंसर जो हमारे पास बचा दैट इज बी, सी एंड डी। ठीक है जी, तो ऑप्शन इज 2, ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा बी, सी, डी आंसर है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। तो दिस इज रॉन्ग, तो मैं इसको काट देता हूँ। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6।
अरेंज द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या था, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, देन आपका टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस माइनस करोगे, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। देखो सबसे पहले ना, अगेन सेम वही वाला जो पॉइंट है ना जो मैंने आपको बोला था, इसमें ट्रिक अप्लाई हो रही है। डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कैसे होगी, आपको सबसे पहले पता है कि ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो सबसे पहला पॉइंट है, तो आप पहले वही ढूंढ लो। सो डी आपका पहला पॉइंट होना चाहिए, तो इट मीन्स कि आंसर जो है या तो वो ये होगा या आंसर ये होगा, ठीक है। तो इन दोनों को तो काट ही दो सबसे पहले। अब आपको ये मालूम है कि इन ऑप्शंस को ना एक बार जल्दी से इसके ऊपर नजर मारेंगे और सिर्फ ये देखेंगे हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, या तो वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा या वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, दोनों में से एक चीज लास्ट हो सकती है। तो यहां देख लेते हैं, अदर इनकम है, एक्सपेंस है, टोटल रेवेन्यू है एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो यानी कि ई पॉइंट जो है हमारा लास्ट स्टेप होना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में, बिगिनिंग से एंड की तरफ। तो अब इन दो में से कौन सा ऑप्शन जिसमें ई आ रहा है, सो सेकंड ऑप्शन में ई आ रहा है, सो मैं अभी कह रहा हूं कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, जबकि मैंने अभी बाकी चीजें नहीं देखी, अब देखना मैं स्टार्ट करूंगा। सो डी पॉइंट इज द फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर उसमें हम लोग ऐड करते हैं अदर इनकम्स यानी कि ए पॉइंट, देन हम लोग टोटल रेवेन्यू हमारे पास आ जाता है यानी कि सी पॉइंट जो कि यहां पर भी है। आफ्टर दैट हम लोग माइनस करते हैं हमारे एक्सपेंसेस यानी कि बी पॉइंट, यानी टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, देन आता है हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि ई ऑप्शन। सिंपल। तो यानी आंसर करना बहुत आसान है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, आपको सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस पता होनी चाहिए। यानी आपको एक ट्रिक भी, मतलब ट्रिक तो नहीं मैं कहूंगा, लॉजिक आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा कि एक थोड़ा सा लॉजिक भी इंप्लीमेंट करके चलिए, ठीक है। आगे चलते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में टेक प्लेस। ओके, यहां पर ना एक बहुत खास ख्याल रखना इस तरह के क्वेश्चन में, यहां बोला गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कई बारी। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो गई यानी कि फर्म बंद हो चुकी है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि आपस में जो पार्टनर्स हैं उनकी जो आपसी रिलेशन है वो डिसॉल्व हो जाए, तो वो किसी भी कारण से डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अभी वो देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका जो ऑप्शन हमारे पास है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ओके, इसमें मुझे लग रहा है सारे के सारे ही हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनरशिप आपस में, पार्टनर की डेथ हो जाए, डेफिनेटली इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई पार्टनर तो भी वो पार्टनर हो सकता है फर्म छोड़ दे, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में भी हो जाएगी, कंप्लीशन ऑफ वेंचर। ओके, अगेन तो ए बी सी डी ई चारों के चारों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात की गई थी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं था। तो याद रखना कि इनमें से अगर बाई चांस ऐसा होता, पर चलो हमने क्यों सोचना जब है ही नहीं, बट डिसोल्यूशन ये याद रखिएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों चीजें सेम है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग है, ठीक है, वो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास आ रहा है, दिस इज ए बी सी आर पार्टनर्स। ओके, ये अब आ गया हमारे पास पार्टनरशिप से क्वेश्चन। तो 5:3:2 इनकी रेशियो है, बी रिटायर हुआ है, न्यू प्रॉफिट रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज 3:2। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। आई गेस ये मुझे शायद सॉल्व करके नहीं दिखाना चाहिए, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, वीडियो बना ही रहे हैं। तो गेनिंग जो रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वो लिख देता हूं मैं, न्यू माइनस ओल्ड। ओके, सो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो हमारा जो पार्टनर है ए और बी, ए और सी सॉरी, तो ए का जो शेयर है दैट इज 3/5, इसमें से माइनस करेंगे 5/10, एंड उसके बाद जो दूसरा है वो है 2/5, इसमें से माइनस करेंगे डायरेक्टली हम लोग, ए एंड सी का शेयर है 2/10, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब एलसीएम लेके कीजिए आप या जैसे मर्जी कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड फॉलो कीजिए, जो भी है आपको पसंद आना चाहिए। तो मैं एक सिंपल मेथड फॉलो करता हूँ, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 50 आ जाता है, देन मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 30, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25, तो 5/50 इज द आंसर। एंड देन यहाँ पर भी सेम 50, 20 माइनस 10, तो 10/50। तो हमारे पास जो रेशियो बन रही है दैट इज 5:10, इसको और शॉर्ट कर लेंगे तो 1:2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 1:2। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये आसान था, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, इसमें आपको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट करेक्ट आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विकास एंड राहुल आर दी पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, एडमिटेड अ न्यू पार्टनर एट 3/7 शेयर, और जो गुडविल लेकर आया फॉर 37,500 एंड हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर। ओके, सो अब ध्यान से सुनना,
ओके, यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन है ना, अब यहाँ पे फिर से लॉजिक लगेगा, ठीक है। मेरे को ऑलरेडी आंसर पता चल चुका है यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहूँ तो टिक भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको पहले एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें मैंने आंसर को जल्दी से जल्दी ढूंढने का एक तरीका क्या है। देखो, आपके पास जो गुडविल विड्रॉ हो रही है कितनी हो रही है, मतलब गुडविल जो वो लेकर आ रहा है, वो लेकर आ रहा है 37,500, एंड उन्होंने हाफ विड्रॉ की है, तो इट सिंपली मीन्स कि 18,750 ये अमाउंट हाफ विड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो यानी जब विड्रॉल होता है ना, तो क्रेडिट में बैंक या कैश आता है, ठीक है, बैंक और कैश क्रेडिट साइड में, ठीक है, 18,750 से। तो सबसे पहला जो काम मैं करूंगा ना, वो यही करूंगा कि मैं इन सारे ऑप्शंस में ये देखूंगा कि बैंक कहां पे क्रेडिट हो रहा है, जो कि 18,750 से है। फिर मैं देखूंगा कि पार्टनर कहां पे डेबिट हुआ है, सेक्रीफाइस, ठीक है। तो मैं सबसे पहला तो काम यही करूंगा। तो पहली एंट्री के अंदर बैंक क्रेडिट नहीं है, हटा दो। दूसरी में बैंक क्रेडिट है 18,750 से। तीसरी में फिर बैंक क्रेडिट नहीं है। चौथी में बैंक तो क्रेडिट है बट 37,500 से। तो इट सिंपली मीन्स कि कोई भी और ऐसा एंट्री कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा जहां पे बैंक क्रेडिट हो रहा हो 18,750 से। तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन ओनली। बट अब मैं एक और चीज ऐड करता हूं यहाँ पे, अगर कोई एक और एंट्री भी होती, यानी ये यहाँ पर भी अमाउंट 18,750 होता, तो इस केस में मुझे एक चीज करनी पड़ जाती। इस केस में मुझे यहाँ के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो को चेक करना पड़ता कि जो पार्टनर यहाँ पर डेबिट किए गए हैं, हो सकता है वो किसी और अदर रेशियो से डेबिट कर दिए जाते, ओल्ड रेशियो से कर दिए जाते, या ऐसा हो सकता है कि उनको ऊपर नीचे डेबिट, मतलब एक पार्टनर का सेक्रीफाइस दूसरे पार्टनर को दे दिया जाता है। इस तरीके से गलत ऑप्शन आपको बना के दिया जा सकता था, ठीक है। तो आपको खास ख्याल रखना है इस पर्टिकुलर केस में, जब दो बैंक एक साथ, मतलब ये यहाँ पे ही लॉजिक लग रहा है, अदरवाइज जरूरी नहीं कि हर जगह लगे, ठीक है, कि 18,750 के दो ऑप्शन होते, तो मुझे ये भी देखना पड़ता कि जो पार्टनर डेबिट हो रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्या वो एक्चुअल सेक्रीफाइसिंग रेशियो से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसका खास ख्याल रखना है। तो ये जस्ट एक लॉजिक था अगेन, कि आपको सिर्फ पहले जब भी गुडविल की एंट्री ढूंढनी है तो बैंक को क्रेडिट ढूंढिए कि आपका बैंक और कैश कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है। हाफ अमाउंट से एक ही अमाउंट था, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर इज सेकंड ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो अब है हमारे सामने 10th क्वेश्चन। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग इन दी रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दी गई है। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर पे। हु ब्रिंग्स कैपिटल रुपीज 20,000, तो 20,000 की कैपिटल ला रहा है। क्वेश्चन देखते क्या है। आफ्टर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द गुडविल रीवैल्यूएशन, असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, कैपिटल ऑफ ए एंड बी, यानी कि हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, वो पूरा कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो हमारे पार्टनर है उनकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है, यानी ए और बी की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 45 एंड 15। सो इट इज एग्रीड दैट द पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। सो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो मैं डायरेक्टली आपको लाइक बिना यहाँ पे सॉल्व किए आंसर बता सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर है दैट इज 20,000 ओनली। अभी 20,000 मैंने बिना सॉल्व किए कैसे निकाला, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इतनी जल्दी नहीं पता चला होगा। रीजन बीइंग कि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है, तो मुझे शेयर डायरेक्टली पता चल गया। कैसे पता चला, मैं आपको वो लॉजिक समझाता हूँ। देखो, अगर हमारे ये जो दो पार्टनर हैं ए और बी, ये आपसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी 2:1, ठीक है, एंड सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर पे। अगर ये पूरी फर्म का शेयर है और इसमें से 1/4 सी के पास है, और पूरी फर्म का 1/4 शेयर की जो गुड कैपिटल है दैट इज 20,000, तो पहले हमें पूरे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1, और रेसिप्रोकल हो गया डायरेक्टली कि ओरिजिनल शेयर जो है, तो मान लीजिए कि 1/4 अगर एक के पास है तो टोटल शेयर 4 हुए, तो 20,000 इंटू 4, ये आपके पास आ जाएगा आंसर 80,000, यानी कि टोटल 80,000 कैपिटल है फर्म की। अब इसको डिवाइड करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमारे पास अगर 1/4 शेयर ले जाता है हमारा ए पार्टनर, तो सी पार्टनर सॉरी, तो रिमेनिंग ए और बी के पास शेयर कितना बचा, ये कंबाइंड शेयर है ए और बी का 3/4। तो हमारी जो न्यू रेशियो आने वाली है वो आएगी 2:1:1, ठीक है। अब ये कैसे आई देखिए जरा। तो हमने ए का शेयर फाइंड आउट किया, 3/4 से 2/3 जो है वो ए का है, एंड 3/4 का 1/3 भी ये बी का है, ठीक है। तो ये हो गया 6/12, ये हो गया 3/12, एंड 1/4 जो शेयर था वो ऑलरेडी हमारे सी पार्टनर का था। तो न्यू रेशियो बन गई आपकी 6:3:3, यानी कि 2:1:1, ठीक है। तो अगर टोटल कैपिटल हमारे फर्म की 80,000 है, तो हमारा जो अब बी पार्टनर है उसका भी शेयर 1/4 ही है। तो यहां से मुझे पता चल गया था कि दोनों पार्टनर का जो शेयर है वो सेम होने वाला है। तो इस केस में हमारी जो कैपिटल है वो दोनों पार्टनर की सेम हो जाएगी, बी की भी और सी की। तो अगर सी भी 20,000 लेकर आया 1/4 शेयर के लिए, तो ऑटोमेटिकली बी का शेयर भी 1/4 होने वाला है, तो उसकी भी कैपिटल 20,000 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये
ये जस्ट एक प्रैक्टिस का पार्ट था, इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि आपको इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जस्ट मेरी मुझे लगता है कि मैंने ये जो रेशो है 2:1 और 1/4 वाली, ये मैंने इतनी बार सॉल्व किया हुआ है, तो मुझे ऑलरेडी मालूम था कि 1/4 इसका आंसर आने वाला है। मुझे सिर्फ इस वजह से मैंने डायरेक्टली इसका आंसर कर दिया। बट आप ऐसी कोशिश बिल्कुल मत करना, आप इस तरीके से पूरा सॉल्व करने के बाद ही अपने आंसर को टिक कीजिए।